सभी को नमस्ते। आज फिर से हम लोग बाल मनोविज्ञान विषय पर प्रस्तुति देखने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं। अब तक लगभग 4 प्रस्तुतियां हो चुकी हैं, जिसमें विजय भैया, सुंदरी दीदी, आरती बहन, इन सभी ने अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। आज आरती दीदी फिर से आ, बाल मनोविज्ञान पर अपनी बात रखेंगी। जो लोग नए हैं, अभी बहुत सारे लोग तो नहीं, कुछ लोग जो आरती दीदी को नहीं जानते हैं, तो उनके लिए उनका परिचय दे दूं कि ये युवा अध्ययनार्थी हैं। 2020 से इनका परिचय विद्या से हुआ और काफी निष्ठा से वो अ, अध्ययन अभ्यास में लगते हुए जो आगे शिक्षा में अपनी भागीदारी है। और अभी जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो मनोविज्ञान उच्च शिक्षा में ले जाने के लिए जो तैयारी हो रही है, उसमें उनकी बड़ी भूमिका है। वो कोऑर्डिनेटर के रोल में है और उन्होंने आज जो है अपनी प्रस्तुति बाल मनोविज्ञान, इससे पहले जो क्लास हुआ था उसमें उन्होंने अपनी बात रखी थी कि कैसे बाल मनोविज्ञान हमारे समाज के लिए जो है वो उपयोगी है, क्यों इसका इसके अध्ययन का महत्व है, इसका विस्तार क्षेत्र क्या है, इसकी मूल अवधारणाएं क्या हैं। आज उनके उनसे हम जानेंगे कि उन्होंने जो इसके लिए कंटेंट तैयार किया है उसमें बाल मनोविज्ञान के विभिन्न स्तर क्या हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि शिक्षा गर्भकाल से पहले से शुरू होती है। ऐसे में शिक्षा यानी उनके मनोविज्ञान पर जो मिलने वाला प्रभाव शिक्षा से, तो ये मनोविज्ञान कैसे गर्भकाल से लेकर फिर बाल्यावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और इस तरह से आगे बढ़ता है। तो इसकी पूरी विस्तृत जानकारी उनके लेखन के आधार पर उनकी प्रस्तुति को हम लोग देखने जा रहे हैं। तो स्वागत है दीदी आपका आज की प्रस्तुति के लिए। आप सभी को नमस्ते। संदीप भैया का शुक्रिया। उन्होंने एक बैकग्राउंड भी रख दिया मेरा भी, और ये टॉपिक जो है जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं उसके बारे में भी। और इसी के साथ साथ मैं थोड़ा सा एक बैकग्राउंड के साथ शुरू करना चाहूंगी, ताकि सभी लोग जो पहले के सत्र में नहीं जुड़ पाए थे और जिनका पहले मतलब इंट्रोडक्टरी सेशन है ये, उनके लिए एक बैकग्राउंड के रूप में मैं थोड़ी सी रूपरेखा हमारा जो मनोविज्ञान का कार्य है उसके बारे में रखना चाहूंगी। उससे पहले जिन्होंने भी मुझे ये अवसर दिया और मुझे इतना सार्थक काम में जोड़ा, इसके लिए मैं बहुत कृतज्ञता महसूस करती हूँ उनके प्रति भी और बाबा जी के प्रति। जिस जैसे जैसे ये काम आगे बढ़ रहा है, मैं देख पा रही हूँ कि इसमें मेरा निष्ठा भी बढ़ रही है। और जैसे कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं, कुछ रुकावटें भी आती हैं, अब थोड़ा ध्यान जाने लगा है कि मैं खुद से अपनी योग्यता को बढ़ा के कैसे उन चीजों से डील कर सकती हूँ। क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कि ये बहुत उपयोगी काम है। जब मैंने ये काम शुरू किया था, मैं इस ग्रुप में जुड़ी थी शुरुआत में। करीब दिसंबर में मैं जुड़ी थी इस ग्रुप में। तब मुझे लगा था कि क्या मैं ये कर पाऊंगी, या क्या हम एज अ ग्रुप जिनको मनोविज्ञान की बिल्कुल कोई समझ नहीं है, क्या हम लोग ये काम कर पाएंगे। ऐसे सवाल के साथ मैं करीब 2-3 महीना रही। पर मुझे लगा कि करते जाने से और एक्सपीरियंस बढ़ेगा और इन सवालों के मुझे जवाब भी मिलेंगे। तो जैसे जैसे अभी हम उस पड़ाव पर हैं कि हम कंटेम्प्रेरी साइकोलॉजी को समझ रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि काफी सारा कंटेंट जो है वो ऑनलाइन इजीली अवेलेबल है। और उससे हमारी समझ, मतलब शुरुआत होने के लिए मनोविज्ञान की काफी सारा कंटेंट भी है, उससे हमारी समझ बढ़ती भी है। दूसरी बात ये भी लगता है कि
जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हमारी इसमें निष्ठा ज्यादा होगी, तो ये काम की सार्थकता भी हमें और क्लियरली समझ आती है, और ये भी लगता है कि हम ये कर पाएंगे। तो अभी मैं उस जगह पे हूँ। जो चाइल्ड साइकोलॉजी या बाल मनोविज्ञान है, ये टॉपिक मैं मेरे को ज्यादा समय नहीं हुआ पढ़े हुए, करीब 22 दिन से मैं ये टॉपिक को पढ़ रही हूँ। आप लोग जिनको ये सूचना नहीं है, मैं और नेतल बहन जो इसमें कोऑर्डिनेटर की और एज रिसर्च एसोसिएट अपनी भागीदारी कर रहे हैं। हमारा जो टारगेट है कि हम सितंबर तक 4 वो स्टडी मटेरियल को तैयार कर लें। अभी इसमें मेरे 2 स्टडी मटेरियल तैयार हो गए हैं, सेल्फ एंड पर्सनालिटी और चाइल्ड साइकोलॉजी का। मैं थोड़ा सा अपने स्टडी मटेरियल का इंट्रोडक्टरी बैकग्राउंड देने के बाद अपना जो प्रेजेंटेशन है आज का वो शुरू करूंगी। जो आज का प्रेजेंटेशन है वो मैंने मेनली चाइल्ड डेवलपमेंट पर फोकस करके आज की प्रेजेंटेशन तैयार करी है। उससे पहले एक स्टडी मटेरियल का ओवरऑल स्ट्रक्चर और मेरे पिछले प्रस्तुति का एक बैकग्राउंड, ये दोनों के साथ मैं शुरू करूंगी। मैं अपना वीडियो ऑफ कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा नेटवर्क इशू है। मैं चाहती हूँ कि मतलब नेटवर्क ठीक रहे और मेरे स्लाइड्स क्लियरली विजिबल हो, इसलिए मैं अपना वीडियो ऑफ कर रही हूँ। आप में से कोई संदीप भैया, आप मेरे को बताइएगा मेरा स्क्रीन ठीक है। इजीली दिख रहा है कि नहीं। ठीक। विजिबल है दीदी? बढ़िया। ठीक चाइल्ड है। साइकोलॉजी। हाँ, तो ये अभी मैं आपके साथ जो डॉक्यूमेंट शेयर कर रही हूँ, ये चाइल्ड साइकोलॉजी का स्टडी मटेरियल जो मास्टर्स स्टूडेंट्स के लिए हम तैयार कर रहे हैं, उसका फर्स्ट ड्राफ्ट के रूप में मैंने तैयार किया है। और इस पर हम आगे आगे और जैसे अपनी समझ बढ़ती है इस पर और काम करेंगे ही। इसका अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें, तो इसमें मैंने पहले टेबल ऑफ कंटेंट्स लिखा है। कंटेंट्स में ये समझ आया कि चाइल्ड साइकोलॉजी का एक तो सबसे पहले एक उसका बैकग्राउंड और उसकी नीड, मतलब क्यों जरूरी है हमें चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ना। इसके बिना भी बच्चे पैदा होते ही हैं, बच्चे बढ़ते ही हैं, वो अपने परिवार में समाज में रहते ही हैं। तो हमें किस तरह से ये उपयोगी रहेगा चाइल्ड साइकोलॉजी, और साथ में इसका सब्जेक्ट मैटर मतलब क्या क्या वो विषय हैं जो चाइल्ड साइकोलॉजी में जिन लोगों ने काम किया है सालों से वो पढ़ते आ रहे हैं। तीसरी चीज, इसका हिस्टोरिकल एवोल्यूशन, मतलब मानव जाति ने कब सोचा कि चाइल्ड साइकोलॉजी को पढ़ना चाहिए, ये उपयोगी है और इसका ऐसा रूप होना चाहिए, ये हिस्टोरिकल एवोल्यूशन में मैंने लिखा। फिर है इसका इम्पोर्टेंस, जो मैंने अभी शेयर करी दिया। फिर इसमें रिसर्च मेथड्स, मतलब किस तरह के रिसर्च मेथड्स इवॉल्व हुए ओवर द इयर्स। जैसे इसमें मैं एक अगर आपके साथ इसका बैकग्राउंड अगर शेयर करूं, जब चाइल्ड साइकोलॉजी शुरू ही हुआ था, बहुत ऐसे फिलोसोफर्स थे जिन्होंने अपने बच्चों के जो ग्रोथ है उसको बहुत बारीकी से गहराई से ऑब्जर्व किया और उस पर अपने कुछ निष्कर्ष बनाए। ऐसे धीरे धीरे करके मतलब इसको चाइल्ड बायोग्राफी कहते हैं, मतलब बच्चे का पूरा ग्रोथ को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे करके इंस्टीट्यूशनल हुआ चाइल्ड साइकोलॉजी का रिसर्च, मतलब किसी किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में इसके रिसर्च होने लगे, और ये समझा गया कि हम अलग और मेथड्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे इंटरव्यू मेथड यूज कर सकते हैं, एथनोग्राफी, उनको देख के जो ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं उसको यूज कर सकते हैं। फिर ये समझ आया कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड भी हो सकता है, जैसे कुछ अलग स्टिमुलस को दे के
चाइल्ड का क्या बिहेवियर उससे निकलता है या क्या रिएक्शंस निकलता है उसको देखने का प्रयास। और अभी जो लेटेस्ट इसमें ट्रेंड चल रहा है रिसर्च का, मुझे पढ़ के ये समझ आया कि काफी लॉन्ग टर्म रिसर्च को किया जा रहा है, ये समझने के लिए कि एक बच्चा जब पैदा हुआ से लेके एडोलेसेंस तक, फिर उसके अडल्टहुड तक, उसके वातावरण में इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और बायोलॉजिकल फैक्टर्स से उसकी ग्रोथ किस तरह से हुई। तो मतलब ये लंबा रिसर्च हो रहा है और इसके लिए मतलब 14-15 साल में क्या आउटकम्स आते हैं सोशलाइजेशन के, उसको बहुत गहराई से देखा जा रहा है। और इसमें ऐसे काफी रिसर्च, जैसे आइडेंटिटी के रिसर्च, हैप्पीनेस के रिसर्च, कैरेक्टर बिल्डिंग के रिसर्च, बिहेवियरल रिसर्च, ऐसे कई सारे रिसर्चेस हो रहे हैं। तो अभी ये हमें लेटेस्ट ट्रेंड के रूप में दिखाई देता है। फिर जो मेरा कंटेंट का स्ट्रक्चर है वो अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड डेवलपमेंट है। पिछली बार मैंने फर्स्ट यूनिट पूरी तरह से कवर कर दिया था। आज मैं डेवलपमेंट को किस तरह से देख रहे हैं चाइल्ड साइकोलॉजी में, इसको आपके समक्ष रखूंगी। इसमें मैंने ये मतलब सबसे बड़ा इस कोर्स का सबसे बड़ा यूनिट जो है वो अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट ही है, बिकॉज कई तरह के डेवलपमेंट्स के थ्रू एक बच्चा गुजर रहा है और वो सारा एक साथ हो रहा है और उसमें अलग अलग फैक्टर्स हैं जो उस डेवलपमेंट को होने में मतलब उसमें रोल प्ले कर रही हैं। तो इस टॉपिक में काफी सारा कंटेंट है। और तीसरा मैंने यूनिट रखा है सोशलाइजेशन एंड वेलबींग। इसमें एक बच्चे का सोशलाइजेशन परिवार से शुरू होके समाज में किस तरह से होता है, इसमें चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस, जैसे मेरी मम्मी ने भी शेयर किया था, 4 तरह के चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस होते हैं, उसके बारे में। और फिर उसका ऐसे चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस का क्या इम्पैक्ट होता है बच्चे पे, मतलब कुछ रिसर्च हुए हैं जिसके बेसिस में कुछ आउटकम आया है कि एक ये रियरिंग पैटर्न्स अच्छे होते हैं, कुछ प्रॉब्लमेटिक होते हैं। और इससे कुछ और कॉन्सेप्ट्स बने, जैसे अटैचमेंट का कॉन्सेप्ट, फिर सेल्फ का कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप होता है उनके सोशलाइजेशन के थ्रू। और इसमें टीचर्स का और पीयर्स का, मतलब अपने फ्रेंड्स का और अपने टीचर्स का, स्कूल का क्या रोल होता है। ये इस तरह से मैंने इस सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर दिया है। जो लोग आज अभी मैं 2 मिनट वो जो कंटेंट राइटर्स हैं उनके लिए एक दो बातें रखना चाहूंगी, ताकि उनको कुछ इनपुट्स मिले अपने कंटेंट को तैयार करने के लिए, इस उद्देश्य से कि जो भी हम कंटेंट लिख रहे हैं उसका एक प्रीफेस हम बना सकते हैं, जिसमें हम मतलब हम कौन लोग हैं इस काम को कर रहे हैं, इसको हम दर्शन से, दर्शन की समझ से कैसे जोड़ रहे हैं और इसकी आवश्यकता हमें क्यों दिखाई देती है सोसाइटी में। इसको आप एक प्रीफेस में जो आपकी समझ है उससे आप लिख सकते हैं। और इससे मध्यस्थ दर्शन कैसे जुड़ता है उसको आप प्रीफेस में लिख सकते हैं। और इसी के साथ साथ मैंने एक और चीज इंश्योर किया है कि मैं प्रीफेस में या इंट्रोडक्शन में, कोर्स के इंट्रोडक्शन में सारे यूनिट्स, मतलब एक कोर्स का एक ब्रीफ आउटलाइन दे दूं, ताकि जो भी पढ़ रहा है उसको समझ आए कि इसको पढ़ के उसको क्या मिलेगा, उसको क्या उपयोगिता रहेगी इसको पढ़ने की। और इसी के साथ साथ मेरी क्या स्थिति है और इस ग्रुप में जुड़े हुए वॉलेंटियर्स की क्या स्थिति है, और इसको भी हम अपने बुक के शुरुआत में मेंशन कर सकते हैं, ताकि जो पढ़ने वाला है वो एक समझ से, मतलब उसको पता हो कि क्या बैकग्राउंड है और हमारी जो भी हमारी स्थिति है उसके बारे में भी पता हो और इसका उद्देश्य भी पता हो। इसके बाद फिर मैंने इस टॉपिक को, इस कोर्स को शुरू किया है। अभी मैं अपना आज का प्रेजेंटेशन स्टार्ट करती हूँ।
ये चीजें मैंने पहले शेयर करी थी। जैसे एक अगर हम एक बच्चे की बात करते हैं, एक चाइल्ड की बात करते हैं, तो अलग अलग आयामों में हम चाइल्ड को देखते हैं, उनके साथ जीते हैं, उनको एक्सपीरियंस करते हैं, उनका ग्रोथ देखते हैं। जैसे मतलब एक होता है प्री नेटल, फिर नियोनेटल, फिर इन्फेंसी का स्टेज होता है, फिर प्री स्कूल का स्टेज होता है, फिर स्कूल का स्टेज होता है, फिर उसका अडोलेसेंस का स्टेज होता है। ऐसे अलग अलग स्टेजेस में एक बच्चे का ग्रोथ होता है। और उस उन अलग अलग स्टेजेस में बच्चा एक अलग अलग इन्वायरमेंट से बहुत कुछ सीख रहा होता है, उसके इंटरेक्शन से बहुत कुछ सीख रहा होता है, खुद से कुछ चीजें सीखने का प्रयास करता है अपनी क्यूरियोसिटी से। और उन एनवायरनमेंट का काफी बड़ा प्रभाव होता है एक बच्चे के अपनी ग्रोथ के लिए। ये सब हमने डिस्कस किया था पिछले प्रेजेंटेशन में। तो अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड डेवलपमेंट में मैं कुछ चीजें जो बेसिक चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में जो निष्कर्ष निकले हैं साइकोलॉजी के, उससे शुरू करूंगी। जैसे पहली चीज जो मैंने लिखा है, डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड देयर आर सक्सेसिव स्टेजेस। मतलब कि डेवलपमेंट एक बच्चे में, एक व्यक्ति में होता ही रहता है, और वो एक क्रमिक तौर से डेवलपमेंट होता है बच्चे का। दूसरा मैंने पॉइंट लिखा है कि ड्यूरिंग इन्फेंसी डेवलपमेंट यूजुअली इज वेरी फास्ट, स्पेशली अप टू 3 इयर्स। मतलब 3 साल के बच्चे का ग्रोथ सबसे ज्यादा, मतलब 3 साल तक बच्चे का बहुत ग्रोथ फास्ट होता है। और बीच में 3 साल के बाद थोड़ा सा स्लो होता है, फिर अडोलेसेंस में एकदम रैपिड ग्रोथ होता है। और शुरुआत में बच्चे का मेंटल जो डेवलपमेंट है वो भी बहुत फास्ट रहता है। और ये ऑब्जर्व किया है कि 1/3 ऑफ इंटेलिजेंस एंड मेंटल एबिलिटी 3 साल तक बन जाता है एक बच्चे में, और 1/3 6 to 10 years में बनता है, और जो रिमेनिंग 1/3 है वो 16 years तक डेवलप होता है। मेंटल एबिलिटी से मेरा मतलब है कॉग्निशन, उनकी थिंकिंग प्रोसेस, उनका मेमोरी, उनका सेंसेशन, अपने वातावरण से इंफॉर्मेशन को लेना और उसको परसीव करना अपने तरह से, ये उनका करीब 16 साल तक बनता है। फिर कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट है जो मैंने इस स्लाइड में दर्शाया है। ये कुछ व्यक्ति हैं जिन्होंने बोला कि इसी तरह का हम इन जनरल एक बच्चे का डेवलपमेंट देखते हैं। पहला है कि हर बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो डिफरेंट होता है, वेरी करता है, सबका डेवलपमेंट सेम होता है ऐसा नहीं है। अर्ली डेवलपमेंट मतलब अर्ली चाइल्डहुड का डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर डेवलपमेंट जो है वो सीक्वेंशियल होता है। सीक्वेंशियल मतलब उसका एक क्रम होता है। ये क्रम बोला कि एक तो जनरल टू स्पेसिफिक होता है। पहले उसके जनरल, उसके मोटर स्किल्स, उसका मतलब वो चलना सीखेगा, उसका वो खड़ा होना सीखेगा, ये सब होता है। फिर और स्पेसिफिक होता है उसके मोटर स्किल्स और ज्यादा, जैसे वो बाद में लिखना सीखता है और फाइन स्किल्स सीखता है, और इसमें उसका कोरिलेशन भी दिखता है अलग अलग डेवलपमेंट का। और इसी के साथ साथ बोला कि सेंटर बॉडी के सेंटर पहले डेवलप होता है, और पेरिफेरी मतलब जो बाहर के अंग हैं वो बाद में डेवलप होता है, पहले सेंट्रल अंग डेवलप होता है। फिर ये बोला कि डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूअस है। और फिर कोरिलेशन होता है, कॉम्पेंसेशन नहीं। मतलब एक बच्चा अगर उसका मोटर स्किल्स के साथ इमोशनल स्किल्स भी डेवलप हो रहा है, ऐसा नहीं है कि मतलब मोटर स्किल्स ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है तो इमोशनल कम तेजी से बढ़ेगा। उसका एक साथ एक क्रम में वो चलता है। अगर उसके मोटर स्किल्स में थोड़ा सा हमें कमी दिख रही है, तो ऐसा हो सकता है कि उसके इमोशनल डेवलपमेंट में भी कुछ ना कुछ कमी हमें बाद में दिखे। तो इसीलिए कोरिलेशनल होता है, कॉम्पेंसेशन नहीं होता। मतलब उसका इंटेलिजेंस बहुत कम हो तो इमोशनल ग्रोथ बहुत कम होगा, ऐसा नहीं होता है।
फिर अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो हमें दो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दिखते हैं डेवलपमेंट में। वो है नेचुरल और एनवायरमेंटल। इसको कई बार नेचुरल, नेचर एंड नर्चर भी बोलते हैं। तो नर्चर इज अ टर्म फॉर एनवायरमेंट। तो इसमें जो नेचुरल फैक्टर्स है उसमें एक जेनेटिकल जो ट्रेड्स बच्चों में डेवलप होते हैं उस पर बहुत फोकस किया। नेचुरल जो प्रिंसिपल्स हैं उसको दर्शाने के लिए। तो ये एक मेडल करके एक व्यक्ति हैं जिन्होंने पी मतलब मटर के बीज का जिस तरह से डेवलपमेंट होता है और वो अपने जीन्स कैसे जैसे माता पिता से लेते हैं उसके बेसिस में कुछ प्रिंसिपल्स इन्होंने दिए। तो इसमें लॉ ऑफ हेरिडिटी इसको नाम बोलते हैं, जिसमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ म्यूटेशन बताया। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में ये बताया कि जो भी बच्चा जन्म उनका जन्म होता है वो अपने माँ बाप से कुछ ट्रेड्स को, इक्वल ट्रेड्स को लेता है। मतलब दोनों माँ बाप से लेता है और उसका म्यूटेशन मतलब उसका एक अलग फॉर्म बनता है। और इसीलिए हम देखते हैं कि जेनेटिक जो बहुत सारे थ्योरीज है वही बेसिस है कि जो सिबलिंग्स हैं वो भी, उनके भी ट्रेड्स काफी अलग दिखाई देते हैं। और ऐसा बोला जा रहा है कि सिर्फ ट्विंस में जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं उन्हीं के कुछ लेवल तक डीएनए सेम होते हैं। तो ये जेनेटिक जो इसका अगर हम गहराई से अध्ययन करें, आज की प्रस्तुति में मैं बहुत गहराई से तो नहीं रख पाऊंगी, आप मेरे राइटअप को पढ़ सकते हैं अगर आपको और ज्यादा डिटेल में समझना है। पर डीएनए इसी से डेवलप होता है। फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स में प्री नेटल एंड नियोनेटल कंडीशन, इसको मैं डिटेल में आगे की स्लाइड्स में शेयर करूंगी। फिर न्यूट्रिशन एंड मेडिकल केयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ऐसा साइकोलॉजी की थ्योरीज हमें बताते हैं। फिर पेरेंट्स का जो चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस है और उनका सोशल एनवायरनमेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा उनका कल्चर एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब कि कल्चर से ही एक बच्चे के वैल्यूज डेवलप होते हैं, उसको समझ आता है कि मुझे इस तरह से बिहेव करना है, इस तरह से नहीं बिहेव करना है, ये ठीक है। उसके एथिक्स जो डेवलप होते हैं वो उसके कल्चर, वो जिस वातावरण में रहता है उससे होते हैं। और मतलब एक ये भी मेरा ध्यान गया कि जैसे हम जाने अनजाने में हम में कुछ स्टीरियोटाइप्स होते हैं। स्टीरियोटाइप्स मतलब भेदभाव की कुछ टेंडेंसीज होती हैं, वो हम पास ऑन कर देते हैं बच्चे को। तो इसीलिए ये जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एंड कल्चरल फैक्टर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम क्या वैल्यू दे रहे हैं, हम क्या सिखा रहे हैं, हम किस तरह से बच्चे की नैतिकता को विकास होने का उसको अवसर दे रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसका है। तो मैं थोड़ा सा स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बताना चाहूंगी। जैसे मैंने इस स्लाइड में अगर आप देखेंगे तो प्री टर्म बेबी से न्यू बॉर्न बेबी, फिर इन्फैंट, टॉडलर, प्री स्कूल, स्कूल एज एंड एडोलेसेंस, इस रूप में साइकोलॉजी में जनरली चाइल्ड डेवलपमेंट को मतलब पढ़ा जाता है और इसका भाग इस तरह से किया है। ऑफ कोर्स इसके अंदर और मतलब और बारीकी से इसका और भी स्टेजेस में इनको डिवाइड कर सकते हैं, बट एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना हमारे लिए अभी मुझे लग रहा है कि बहुत है। तो प्री नेटल स्टेज वो होता है जब बच्चा गर्भ में होता है। तो सबसे पहले जो पेरेंट्स का ट्रेट्स है वो बच्चे में एक हेरिडिटी ट्रांसमिशन कहते हैं उसके थ्रू जाता है, और वो कुछ क्रोमोसोम्स दोनों पेरेंट्स से लेता है और फिर उससे उसके जीन्स बनते हैं। वो कुछ जीन्स को इनहेरिट करता है और जिसके एक केमिकल फॉर्म से डीएनए बनता है। और ये बताया कि 4 मंथ्स तक
एक बच्चे का बहुत रैपिड ग्रोथ होता है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम बन जाता है। 5th मंथ से जो मदर है उस बच्चे के मूवमेंट को फील करने लगती है, फीटस के मूवमेंट को, और लंग्स के अलावा उसका सारा ऑर्गन लगभग बन जाता है। फिर जो 6th मंथ है उससे मतलब एक बेबी का एक शेप आने लगता है, उसके आईलिड्स सेपरेट हो जाते हैं, उसके फिंगर नेल्स डेवलप होने लगते हैं। फिर 7 to 9 मंथ्स में फिर से एक बेबी का बहुत रैपिड उसका ग्रोथ होता है बच्चे का। उसमें क्राइंग, ब्रीदिंग, थम सकिंग, ये सब चीजें शुरू हो जाती हैं। ब्रेन डेवलप हो जाता है, बट नर्व्स बहुत अच्छे से अभी तक डेवलप नहीं हुए होते। और 7th मंथ तक बच्चे का सारा सेंसरी फंक्शंस शुरू होता है, बट उसमें पेन का सेंसेशन नहीं होता, ऐसा रिसर्च के थ्रू ये समझ आया। जैसे मुझे ये पिक्चर बहुत अच्छा लगा ये दर्शाने के लिए कि एक फीटल का ग्रोथ किस तरह से होता है और उसका ब्रेन किस तरह से, उसका नर्वस सिस्टम एंड ब्रेन किस तरह से डेवलप होता है, ये इसमें दर्शाया गया है। मैं आगे बढ़ती हूँ। फिर प्री नेटल केयर ग्रोथ के लिए क्या क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इस स्लाइड में मैंने बहुत ब्रीफली इसको शेयर करने का कोशिश किया। जैसे जो मदर का एज है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे इस स्लाइड में मैंने ये लिखा है कि बहुत जल्दी अगर माँ के पेट में बच्चा आ गया, मतलब उसकी शरीर की तैयारी होने से पहले या बहुत लेट आया, दोनों ही थोड़ा डेंजरस है, ये बताया गया। The danger of having children with developmental delays is more important when a mother becomes pregnant in her late 40s। मतलब लेट 40s के बाद अगर बच्चा होता है तो उसके डेवलपमेंटल डीले, मतलब उसका ग्रोथ डिलेड हो सकता है, ऐसे चांसेस ज्यादा हैं, ऐसा बताया। और ये भी स्टडीज ने शो किया कि 21 to 28 ईयर्स परफेक्ट होते हैं, जिसमें बच्चे का ग्रोथ और माँ का जो शरीर की तैयारी है वो ठीक रहती है बच्चे के ग्रोथ के लिए। फिर न्यूट्रिशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर पुअर न्यूट्रिशन हुआ तो बच्चे में मेंटल रिटार्डेशन, निमोनिया, मतलब ऐसे कंडीशंस बहुत इजीली उसको हार्म कर सकते हैं। एंड इसमें ये भी कुछ रिसर्च ने बताया कि बच्चे का जो ग्रोथ है वो माँ के इमोशनल स्टेट से भी बहुत ज्यादा प्रभाव होता है, क्योंकि स्ट्रेस के दौरान, एंजाइटी के दौरान कुछ कुछ ऐसे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जिससे वो माँ जो न्यूट्रिशन ले रही है वो उसमें भी ठीक से नहीं पहुंच पाएगा और बच्चे में भी ठीक से नहीं पहुंच पाएगा। इस वजह से बच्चा वीक हो सकता है और उसका मतलब वो फीटल बच्चे का मतलब उसके कुछ फंक्शंस डैमेज हो सकते हैं। इसी तरह से कुछ डिजीजेस पर भी काफी रिसर्च हुआ जिसमें बताया सिफिलिस, मीसल्स और डायबिटीज ये भी एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है प्रेगनेंसी को। इसके अलावा और भी डिजीजेस पे काम हुआ है, बट मेजरली जो मेजर फैक्टर्स हैं जो उसकी ग्रोथ, बच्चे के ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है, वो मैंने इसमें बताया। आगे हम नियोनेटल स्टेज पर चलते हैं, जो बच्चा न्यू बॉर्न बेबी उस पर। तो 0 to 28 डेज का जो बच्चा है उसका किस तरह से वो बच्चे को पढ़ा गया, उसको समझा गया है, बहुत सारे रिसर्च हुए जिसके बेसिस में कुछ निष्कर्ष निकले हैं, वो मैं शेयर करूंगी आपके साथ। पहली बात कि रिफ्लेक्सेस, जो बच्चा है उसमें शुरुआत से पैदा होते ही कुछ रिफ्लेक्सेस दिखते हैं। जैसे वो तेज आवाज से चौंक जाता है, उसमें मतलब कुछ भी सडनली अगर होता है तो उससे बच्चा थोड़ा सा हिल जाता है, ऐसा दिखता है। और अगर ये रिफ्लेक्सेस उसमें नहीं दिखे तो ये समझा जाता है कि उसमें कुछ ना कुछ
नर्वस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है। फिर बच्चा पैदा होते ही क्राई करना शुरू करता है। मतलब ये बता रहे हैं कि उसका जो क्राइंग होता है इस स्टेज में, वो किसी कम्युनिकेशन को नहीं दर्शा रहा, उसमें इनवॉलेंटरली क्राइंग होता है। फिर यार ब्रेस्ट छोड़ ना, हाँ कहाँ है रे? कौन? आपी हाँ। इधर ना मिले? संदीप भैया, आप सबका म्यूट कर सकते हैं क्या माइक? जी दीदी, कर दिया। हाँ, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग में ये बताया जा रहा है कि मतलब बहुत ज्यादा समय एक न्यूबॉर्न बेबी का इसमें जाता है। बहुत समय वो उसके ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। और उसके न्यूट्रिशन के अलावा इसमें उसका माँ के साथ साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल एक रिलेशनशिप भी बनता है ब्रेस्ट फीडिंग से। और ये माँ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रक्रिया है। बहुत उनको उनके मेंटल स्टेट के लिए भी बहुत सूदिंग होता है, ऐसा बताया। और ये स्लीप का ये बताया 16 to 20 आवर्स एक बच्चा सोता है। और फिर एक जो छोटा बच्चा है उसका विजन मतलब थोड़ा बहुत बहुत स्थूल तौर पे मतलब वो भी डेवलप हुआ हुआ होता है। मतलब वो फेमिलियर फेसेस को पहचानता है। लाइट अगर मतलब लाइट से वो रिस्पॉन्ड करता है टुवर्ड्स लाइट। फिर उसका थोड़ा थोड़ा सा हियरिंग एबिलिटी भी डेवलप हुआ होता है न्यूबॉर्न का। और जो मतलब ये बता रहे हैं कि दो हमें लगता है कि एक बच्चा बहुत छोटा है, उसमें इन्वायरमेंट का क्या रोल होगा, बट बहुत ऐसा बता रहे हैं कि वो एग्जैक्टली सुनता नहीं है, बट फीलिंग्स को, भावों को वो पकड़ता ही है। और एनवायरमेंटल फैक्टर्स का उसकी ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिर नेक्स्ट स्टेज है इन्फेंसी, जिसमें रिफ्लेक्सेस और ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। अब वो बच्चा इंटेंशनली चीजों को ग्रैब करने लगता है। मतलब उसका थंब को भी इस्तेमाल करने लगता है। फिर 6 मंथ से 1 ईयर का बेबी ब्रेस्ट फीडिंग करता रहता है और उसके ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है बताया। फिर ये बताया कि वीनिंग वीनिंग मतलब ब्रेस्ट फीड करना, जो छोड़ने का प्रोसेस होता है, वो एक इम्पोर्टेंट होता है। और एक माँ को और बहुत संभल के ये प्रोसेस को ऑब्जर्व करना चाहिए कि बच्चा इरिटेट हो रहा है क्या, उसको जरूरत है क्या, उसको प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, ये सब बताया। फिर स्लीप में बताया कि मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि एक बच्चे को मतलब स्लीप प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है इन्फेंसी स्टेज में, और उसको बहुत प्रॉपरली हैंडल करना चाहिए। जैसे कभी कभी क्या होता है कि माँ जो है या उनके पिता वो मतलब ऐसा सोचते हैं कि सो गया है, हम चले जाते हैं रूम से और लाइट वाइट ऑफ कर देते हैं। तो मतलब अगर बच्चा नहीं सोया तो उसमें एक फियर डेवलप हो सकता है। अगर इस चीज को, उसकी स्लीप को ठीक से हमने ऑब्जर्व नहीं किया, नहीं समझा। और इस समय मतलब इसको ऐसा भी काफी सारे रिसर्च हुए कि काफी रिलैक्स्ड और रिवॉर्डिंग टाइम होता है पेरेंट्स के लिए भी और बच्चे के लिए भी। और इसको सार्थक रूप में कैसे इस टाइम को यूज करें उसको देखना चाहिए। उसको कुछ ना कुछ सिखाना, उच्चारण, ये सब इम्पोर्टेंट रहता है इस समय। फिर बेड वेटिंग मतलब ये मतलब काफी ज्यादा पेरेंट्स इस पर मतलब बड़ा एंग्शियस होते हैं कि बच्चा काफी बड़े उम्र तक भी ऐसा करता है। तो ये बताया कि ये एक बहुत नेचुरल प्रोसेस है। एंड कभी कभी अगर ये अब उसके एज के से ज्यादा तक ये अगर कंटिन्यू करे तो इससे मतलब ये समझ आता है कि उसमें कुछ ना कुछ इमोशनली उसको कुछ अभाव महसूस हो रहा है, इसीलिए हो रहा है। नहीं तो एक उम्र तक, जैसे इन्फेंसी स्टेज तक, ये नेचुरल है। फिर
साइकोलॉजी में बहुत सारा, अगर आप जो लोग साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं उन्होंने ये देखा होगा कि टॉयलेट ट्रेनिंग को बहुत इम्पोर्टेंट एक माइलस्टोन के रूप में देखते हैं एक बच्चे की लाइफ में और पेरेंटिंग में भी। और इसमें मैंने ये लिखा है कि अंटिल द एज ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ डेवलपमेंट द ब्लैडर एंड बाउल फंक्शंस रिमेन कंप्लीटली इनवॉलेंटरी प्रोसेस बियॉन्ड बेबीज कॉन्शियस कंट्रोल। मतलब बच्चा ज्यादा कंट्रोल उसको नहीं कर पाता और 2 साल का बच्चा टॉयलेट ट्रेनिंग को रिस्पॉन्ड करने लगता है, और इससे पहले हमें उनको बहुत फोर्स नहीं करना चाहिए। मतलब उनको बहुत फोर्स भी नहीं करना चाहिए और बहुत प्रोत्साहन भी नहीं देना चाहिए इसके लिए। फिर टॉकिंग, मतलब बच्चे 6 मंथ्स का बच्चा धीरे धीरे कुछ ना कुछ बोलना, उच्चारण, बैबलिंग करना शुरू करता है। मतलब वो कॉम्प्लिकेटेड चीजों को ना बोल के इजीली जो सुनाई देने में उच्चारण रहता है उसको बोलना शुरू करता है। और इमिटेशन से, बड़ों को कॉपी करके वो सीखते हैं। और इसमें काफी सारे स्टडीज हुए जिसमें बोला है कि जैसे पेरेंट्स ये करने लगते हैं, बच्चों जैसी आवाज निकालने लगते हैं, बैबल करने लगते हैं, तो पेरेंट्स को ये नहीं करना चाहिए। इससे मतलब ये उसकी इमिटेशन पे वो ठीक उसका उच्चारण नहीं निकलेगा। और अगर बच्चे का इस उम्र तक, इन्फेंसी स्टेज तक उसमें बोलने का कुछ ट्रेट्स नहीं आ रहे, तो ये उसके इमोशनल डिफिकल्टी के वजह से हो सकता है, ऐसा बोल रहे हैं। और फिर थंब सकलिंग भी बहुत नॉर्मल है। द इंस्टिंक्ट इज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, व्हेन इट कंटिन्यूज फॉर सम ईयर इट becomes a warning sign of nervousness। अगर बच्चा अपने उम्र जितने इन्फेंसी के बाद भी बहुत ज्यादा थंब सकलिंग कर रहा है, इसका मतलब कुछ वो नर्वस है, अपने वातावरण में शायद कंफर्टेबल नहीं है, उसको देखने की जरूरत है। और मतलब कुछ पेरेंट्स ऐसा करते हैं कि उसमें कुछ बैड टेस्टिंग थंब में चीजें डाल देते हैं, बल्कि उसको बाकी, मतलब उसको डिस्ट्रैक्ट करना चाहिए इस समय, ऐसा बताया जा रहा है। और जो नेल बाइटिंग है वो बच्चे में शुरू हो जाता है आफ्टर थंब सकलिंग, जब वो प्री स्कूल में होता है। और ये साइन होता है, ज्यादा अगर बच्चा कर रहा है तो नर्वसनेस और एंजाइटी का साइन होता है, ऐसा बता रहे हैं। मैं थोड़ा और 2-3 मिनट अपनी प्रेजेंटेशन रख के स्टॉप करती हूँ, और बाकी हम कल फिर कवर कर सकते हैं। फिर प्री स्कूल एंड स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं जिनका मोटर एबिलिटीज बहुत फास्ट डेवलप होता है, वो अपने वातावरण से बहुत कुछ सीख रहे होते हैं, जैसे चलना सीखते हैं, खड़े होना, चलना, फिर धीरे धीरे करके थोड़ा स्क्रिबल करते हैं। आप अपने उसमें अपने भाई बहन होते हैं तो उनके वो अगर स्कूल जा रहे हैं तो उनसे भी देख के काफी कुछ सीखते हैं। अपने उनका टॉयलेट ट्रेनिंग पूरा हो जाता है इस समय तक, वॉकिंग पूरा हो जाता है, उनका स्लीप एक रूटीन में आ जाना चाहिए इस समय तक, ये भी बोलते हैं। वो लेटर्स को रिकग्नाइज करना शुरू करते हैं। और ये बताया कि इस एज से जो इंडिविजुअल डिफरेंस है बच्चे के ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, वो दिखने लगता है। और अगर उसके इन्वायरमेंट, इमोशनली उसका इन्वायरमेंट बहुत डिप्राइव्ड है, जैसे मदर ने उसको उतना समय नहीं दिया, पेरेंट्स ने, वो अपने ऑफिस में या अपने कामों में ज्यादा बिजी हो गए, बच्चों को थोड़ा नेग्लेक्ट किया, तो उनका मोटर स्किल्स डेवलप होने का डिले हो सकता है इन कारणों से। फिर जो चाइल्ड डेवलपमेंट है उसके ये आयामों में हम और ये चाइल्ड डेवलपमेंट देख सकते हैं। क्या चक्कर समझो कि कोई दूसरी डायरेक्शन में जैसे चल रही है होगा। मोटर डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये सारे आयाम हैं हम जिसमें बच्चे का डेवलपमेंट को बहुत गहराई से समझ सकते हैं। तो मोटर डेवलपमेंट क्या है
कि बच्चे में अ चाइल्ड्स मोटर डेवलपमेंट, द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ, कोऑर्डिनेशन, स्पीड, एक्यूरेसी, यूज ऑफ हैंड, फीट एंड मसल्स ऑफ बॉडी, ये इम्पोर्टेंट रहता है बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। मतलब वो अपना हाथ के रिफ्लेक्सेस को सीखता है, पैर के यूसेज को सीखता है, अपने मसल्स का उसका स्ट्रेंथनिंग होता है। चाइल्ड्स मोटर स्किल्स हेल्प देम कोप विद द एनवायरनमेंट, मतलब वो अपने एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर भी करता है और उसको अपने बचाव के लिए अपने मतलब काफी ज्यादा ट्रायल एंड एरर से सीखता भी है, गिर के संभल के। द एवरेज चाइल्ड डेवलप्स मोटर स्किल्स इन अ यूनिफॉर्म सीक्वेंस, मतलब मोटर स्किल्स जनरली हर बच्चे में एक यूनिफॉर्मली डेवलप होते हुए दिखता है। और ओवरऑल जो फिजिकल ग्रोथ है मोटर स्किल्स का और उसका 3 साल तक हो जाता है मेजर। फिर मोटर डेवलपमेंट को 2 भागों में बांटा जाता है, दैट इज ग्रॉस मोटर स्किल्स एंड फाइन मोटर स्किल्स। इसका तीसरा और भी भाग होते हैं जैसे कोऑर्डिनेटिव स्किल्स वगैरह, बट अभी हमारे बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ग्रॉस मोटर एंड फाइन मोटर इज इनफ। क्या मुझे आई थिंक मुझे रोकना चाहिए, मैं नेक्स्ट सेशन में और रखूंगी, अपनी प्रस्तुति को आगे बढ़ाऊंगी। मैं चाह रही हूँ कि यूनिट 2 जो डेवलपमेंट का है वो मैं कल तक खत्म करने की कोशिश करती हूँ। थोड़ा रश, मतलब थोड़ा जल्दी जल्दी से कवर करने का मैं कल प्रयास करूंगी। जी संदीप भैया। जैसे बहुत अच्छा। 15 मिनट बाकी हैं दीदी। मुझे लगता है यदि प्रश्न हैं तो ये 15 मिनट काफी सार्थक होंगे, हाँ और यदि प्रश्न नहीं आते हैं तो आप कुछ बिंदुओं को और ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं जी। एक प्रश्न दीदी तब तक मैं ही रखना चाहता हूँ। आपने ब्लॉक 1 में प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, जो विकास के सिद्धांत बहुत सारे हैं, जिसमें कुछ सिद्धांत ऐसा कहता है कि कंटिन्यूअस डेवलपमेंट होता है, कुछ कह रहे हैं कि जनरल टू स्पेसिफिक है या सिक्वेंशियल है। तो उसमें जो लास्ट वाला आपने बताया कि ये को रिलेशन है, नॉट कंपनसेशन है, यानी सब कुछ साथ साथ जो है विकसित हो रहा होता है। ऐसा नहीं कि मोटर डेवलप हुआ और इमोशनल या कॉग्निटिव पीछे रह गया। लेकिन एक प्रचलन में मान्यता मैंने सुनी, ठीक उसी समय मेरा ध्यान गया था कि कोई एक चीज का विकास नहीं होता तो दूसरी चीजें विकसित हो जाती है। जैसे सूरदास को दिखता नहीं था, लेकिन उनकी जो है सेंसेस इतने सजग थे कि वो हर बात, मेमोरी इतनी शार्प थी कि कभी कौन सी चाबी किसने घर में कहाँ रखी थी वो भी उनको याद रहता था। तो सारे लोग आंख वाले ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो अपनी स्मृति से उस चाबी का पता बता देते हैं। ऐसे उदाहरण तो ये एक सिद्धांत क्या कहीं पे जिक्र आया है क्या, ऐसे कुछ? जी भैया। तो मेरा प्रश्न यही है कि क्या हाँ ये जो प्रचलन में जो मान्यता वाली यह बात है कि एक चीज का विकास कम होता है तो दूसरा कोई अंग या दूसरी कोई संवेदना वाली चीज विकसित हो जाती है, तो ऐसा कोई सिद्धांत अभी कंटेम्प्रेरी साइकोलॉजी में, चाइल्ड साइकोलॉजी में डिस्कस हुआ है या केवल मान्यता के रूप में हम इसे जानते हैं? मतलब मैं जो आप जो बैकग्राउंड बोल रहे हो वो डेफिनेटली होगा, मतलब इंडियन पर्सपेक्टिव से आप शायद बोल रहे हो, ईस्टर्न पर्सपेक्टिव से ऐसा होगा। और हो सकता है कि वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में भी ऐसा कुछ प्रिंसिपल्स आए हों, कुछ थ्योरीज आए हों, बट जो मेरा पढ़ना हुआ है वो लिमिटेड है। और मुझे जो समझ आया वो ये कि मतलब ये मेनली उस चीज के लिए भी है कि हम बच्चे के डेवलपमेंट को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करें, और अगर उसका एक स्किल में या एक जैसे अगर उसके कुछ मोटर स्किल्स डेवलप नहीं हो रहे तो क्या हम उसको कुछ मतलब अपनी तरफ से क्या कमी रह जा रही है अपने एनवायरनमेंट में, अपनी समझ में, उसको ध्यान दें। इस तरह से बता रहे हैं, मतलब अगर हमने इग्नोर किया कि ये
नहीं ठीक से डेवलप हो रहा, कुछ और डेवलप हो जाएगा। तो मतलब चाइल्ड साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से मैंने ऐसा नहीं पढ़ा है। मुझे मे बी और अध्ययन करना पड़ेगा इसको लेके, स्पेशली आप जो रेफरेंस बोल रहे हो उसको इंडियन पर्सपेक्टिव से मुझे और अच्छे से समझना पड़ेगा। जी ऐसे हाँ। कुछ थ्योरीज मैंने भी सुने हैं, जैसे एक व्यक्ति अगर ब्लाइंड हो जाते हैं तो उनका काफी ज्यादा सेंसेशंस काफी ज्यादा और स्ट्रांग हो जाता है। तो एंड वो उनका लर्निंग एबिलिटी भी बहुत बढ़ जाती है, मतलब विदाउट वो आई के बिना भी वो अपने वातावरण को पहचान पाते हैं। तो ये सब पे आई थिंक रिसर्च, मतलब ये बिंदु अच्छे हैं हमें और सोचने के लिए। जी, क्योंकि मेरा एक व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है। मैं एक बार बीएड करने के दरमियान में टीचिंग के लिए स्कूल में गया, और हम्म। वहाँ पे दो ब्लाइंड टीचर्स थे, वो आपस में चेस खेल रहे थे। अच्छा। तो चेस बोर्ड की जरूरत भी नहीं थी। फिर मैंने कहा कि मैं खेल सकता हूँ क्या। फिर एक ने स्वीकार किया और मैं चेस खेलने लग गया। तो मैं सोचता था कि मैं बेहतर खेलता हूँ, लेकिन मैं हार गया। फिर हम्म बाद में जब मैंने उनसे, मेरा दरअसल मकसद था उनसे संवाद करना कि कैसे ऐसा वो कर पाते हैं। तो हम्म। वो सारे ब्लॉक्स के एड्रेसेस जैसे D7 E5 इस तरह से वो याद रखते हैं। और वो हम्म दोनों बोले कि हम दोनों जब गाड़ी में साथ जाते हैं, 2-3 घंटे का सफर होता है, तब भी हम चेस खेल रहे होते हैं। वो हम्म एक मूव बोलता है, दूसरा उसे स्मरण में फिक्स फिक्स कर लेता है, फिर दूसरा बोलता है, पहला फिक्स कर लेता है। और हम्म। लास्ट में वो जीतते हारते भी हैं। इस तरह से 1 घंटे का गेम भी वो खेल लेते हैं। तो राइट। मुझे उस दिन काफी जो है अद्भुत सा एक्सपीरियंस हुआ। और आज जब आप इस बात को जिक्र कर रही हैं कि ऐसे प्रिंसिपल्स हैं कि कोरिलेशन नॉट कंपनसेशन, मुझे तो ऐसा कन्विंस नहीं हो रहा था। मुझे लगता है कि कंपनसेशन होता है, ये लेकिन चूंकि ये आप हाँ। ट्रेडिशनल पढ़ रही हैं तो इसमें हम्म। नहीं आया है। मुझे लगता है कि इस पर और देखने की इस आवश्यकता। पर मैं भी जो समझी हूँ उस पर मैं रीचेक नमस्ते करूंगी। भैया जी। नमस्ते भैया जी, जी मैं जी, कुछ ना कहूँ इस नमस्ते, बात जी जी, इस स्वागत है। हाँ, मैं इस ये मान्यता है, जैसे अब वो पूरे मुझे आपके साइकोलॉजी के शब्द नहीं आते हैं, लेकिन जैसे ब्लाइंड देख नहीं सकता तो बाकी और कुछ डेवलप हो जाते हैं, या हर कोई कहता है कि दूसरा सेंस जाग जाता है, भगवान उसे दैवी शक्ति मिल जाती है। ये सेंटेंस मैं हमेशा सुनती हूँ। तो मैं विद्या से जुड़ने के बाद मैं इस चीज को देख पाई कि जीवन रूप में हम जब देखते हैं अपने आप को, तो जीवन जानने के लिए उत्सुक होता ही है अपने, यानी उसको कैसे समझे उसके लिए वो बाकी जो सेंस ऑर्गन रहते हैं उसको सतर्क रहता है, डेवलप रखता है इन्हें। कान से सुनकर, छूकर, अपने मेमोरी में रखकर ये सब पार्ट डेवलप ज्यादा हो जाते हैं, जिसे मान्यता में कहते हैं कि दैवी शक्ति है उनके, वो डेवलप हो गए हैं। क्योंकि वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो कैसे जानेगा। तो ताज भी खेलता है ब्लाइंड, क्रिकेट भी खेलता है, सब स्विमिंग ईच एंड एवरी करता है। सिर्फ ब्लाइंड ही नहीं, बाकी भी जो डिसेबल रहते हैं, सिर्फ उनके मॉरल को जगाना पड़ता है, उनको प्रोत्साहन करते हैं तो वो आगे बढ़ते हैं। और वो भी एक कुछ लिमिटेशन शरीर की बन जाती है, लेकिन जीवन जितना अवेयर होता है और उनके संस्कार जितने गहरे होते हैं, हाँ, तो ये चीजें मान्यतावश नहीं है और कोई दैविक कृपा नहीं है। ये जीवन के संस्कार और जीवन के अवेयरनेस से इस चीज को हम पहचान सकते हैं। अभी आज के दौरान में टेक्नोलॉजी के सहयोग से लोग सीए भी है, आईआईटीज भी है, ब्लाइंड सब कुछ कर सकता है, एलएलबी, वकील भी, ये सब है क्योंकि सहयोग सबका बना है और वो अपनी स्मरण शक्ति का और अपने स्किल का उपयोग करके अचीव करता है सब। जी ये दीदी। मुझे ऐसा। जी जी भैया दीदी, जी। आपकी एक बात बहुत ही छू रही है। और योगेश भैया जी का एक चैट बॉक्स में मैसेज आया है कि आपकी आंखें भी चली गई हैं ऑपरेशन के दरमियान में। क्या आप उस घटना को या इस वाकये को या उसके बाद के अनुभव को आप शेयर कर सकती हैं, तो हमारे लिए प्रेरणादायी होगा। जी जी। बिल्कुल, आपकी जो भी जिज्ञासा है और प्रश्न है, मैं हर प्रश्न का उत्तर जो जैसा है उसी तरह देना चाहूंगी। इसलिए मुझे कोई रहस्य नहीं लगता है, हर चीज साफ साफ है। मैं भी पहले नॉर्मल थी, यानी ग्रेजुएट वगैरह, शादी हुई, यानी विजुअल थी पूरी, जैसे आप लोगों को जैसी, और ऐसे एक उत्साह था जीने का और सब कुछ सीखने का एक, और यानी बिल्कुल हम कुछ है और हम हर चीज कर सकते हैं, इस परंपरा से ही हुए। और एक नॉर्मल अरेंज मैरिज हुई, उसके बाद डिलीवरी के बाद एक बेटी हुई, और उसके बाद कुछ बॉडी में रहा होगा पता नहीं, एक
ब्रेन से यानी ट्रीटमेंट चलती रही, यानी चक्कर हल्का सा आने के कारण, उसके कारण मेरे 2 ब्रेन ऑपरेट हुए, यानी उम्र के 27 साल में, यानी आज 25-24 साल हो गए हैं मेरा ब्लाइंडनेस। ओहो, हाँ, तो उसके बाद जीवन में तो चाह बनी ही रहती है कि हम इस, क्योंकि ब्लाइंडनेस एकदम अंधेरा आ जाना ये स्वीकार तो होता ही नहीं, क्योंकि जीवन एक्सेप्ट नहीं करता है कि मुझे दिखता नहीं है, जी स्वीकारता ही नहीं है। स्वीकृति ये बहुत बड़ा पार्ट है। जी शरीर में ये हो गया है और मुझे दिखता नहीं, और जीने की चाह बनी रहती है कि मैं कैसे जीऊं, सही के साथ सत्यों को जानने की पहले से ही प्रण बनी थी अपने आप में। इस अब मैं जुड़ने के बाद इस चीज को देख रही हूँ, यानी कि जी कहीं ना कहीं तो प्रश्न पहले से ही बना था, सत्य है क्या, मैं क्या हूँ, यानी नॉर्मल इसमें भी देखने वाले पोजीशन में भी, लेकिन ब्लाइंडनेस में भी कभी डाउन नहीं हुई और कभी मरने का ख्याल नहीं आया। मैं कैसे इससे निकल कर आगे बढ़ सकती हूँ, यही अपने अंदर बनता रहा। तो धीरे एज यूजुअल जैसे अध्यात्म में होता है कि कर्मों का भोग है, प्रारब्ध है, यही सब मिला, इसलिए सब कुछ किया नियम के साथ, संयम के साथ, अनुष्ठान, जब तब जो जिसने बोला वो सब परिवार वालों ने, ससुराल वालों ने सब कुछ करवाया, 10 साल तक चलते रहा। योग सहयोग से, आराधना दीदी अकोला में थे, उनके सहयोग से विद्या से जुड़ना हुआ। आज मुझे लगता है 9-10 की बात होगी शायद। जी उन्होंने विद्या का अनेक बात में दम है, और जीवन विद्या मध्यस्थ दर्शन की बात सुनो, जी तो मुझे उन्होंने 40 घंटे ने पूरा प्रस्ताव रखा परिचय शिविर का। जी तब मुझे तो यही, क्योंकि ब्लाइंडनेस के बाद मैंने नॉर्मल वाली जिंदगी भी देखी है, और ब्लाइंडनेस के बाद में लोगों का जुड़ना, कोई बात नहीं करता है ना, सब कुछ फेस किया, घटनाएं, क्लोज फ्रेंड भी हो, परिवार भी, देखने का नजरिया कैसा हो जाता है समाज का, जी तो वो स्वीकार तो होता ही नहीं, सिंपैथी वगैरह देनी है, बेचारी अगर बेचारी कोई कह देता तो चुपता था वो, यानी तो यानी ये सब चीजें तो जीवन स्वीकारता नहीं है, लेकिन जीवन है ये तो विद्या में आने के बाद ही पता चला। पहले तो हम मुझे शरीर को ही सब मैं मान के जीने का ये रहता है, इच्छा तो सब कुछ रहती है, मैं देख नहीं सकती है, बहुत पीड़ा थी, और घूमना फिरना, पढ़ना लिखना, आगे और कुछ करूं मैं ये, क्योंकि सुनती थी, यानी बॉम्बे में मैंने एक महालक्ष्मी में डीओआर 4 महीने का किया था, वहां ये चीजें मुझे सब पता चली कि मोबिलिटी, ब्लाइंड, वो ब्रेल लिपि वगैरह, क्रिकेट खेलते हैं, ये खेलते हैं, चेस मैं भी खेली, जब ये सब चीजें मुझे पता चली कि यार मैं भी कर सकती हूँ, क्योंकि थोड़ा क्लू रहता है, वो जो जी चेस में रहती है ना गुठिया ने, जी तो उस जी पे डॉट रहता है, और डॉट से, और हम लोग सिर्फ सिक्स से यानी छू कर हर चीज को पता कर लेते हैं, किचन में भी कैसे प्रिकॉशन लेना चाहिए, कुकर कैसे रखना चाहिए, गैस कैसे, सफाई कैसे, यानी जी कार्ड भी खेलते हैं तो डॉट रहते हैं उसमें, तो डॉट से वो 1 to 6 A to Z, यानी 1 to 10 का साइन है उसमें, 0 1 2 3 4 9 तक, यानी जी तो ये चीजें सीखने से हर चीज आ जाती है, तो जिसकी सीखने की तीव्रता रहेगी तो वो चीज ये सब सीख लेता है। नमदे इसलिए रास्ते नहीं है इसमें कुछ, और कोई पढ़ना चाहता है कि नहीं मुझे कुछ बनना है और मुझे ये पाना है, जिसका जैसा लक्ष्य रहेगा जी वो जी उसके लिए हर इस पे अपने आप को लगाता ही है। और वातावरण से, योग से, योग से किसको सहज मिल जाती है अनुकूलता के साथ, परिवार का, दोस्तों का, जी किसको विपरीत, इसमें भी अपने आप की जिसकी स्ट्रांगनेस ज्यादा रहेंगी उतना वो, यानी ये बात है विज्ञान की, जिसकी जितनी प्रबलता रहेंगी, तीव्रता रहेंगी, वो उसको पाकर ही पूरा करता है। बहुत तो ही योग बढ़िया। सहयोग से विद्या जुड़ने के बाद में ये चीजें धीरे धीरे खुलने लगी, और बाबा जी से पहली बार मिली तो बाबा जी ने यही कहा कि सुन सकती हो ना, सुनकर अनुभव हो जाएगा, बस क्या जो बात। है उत्पादन और जो है ये बाकी एक्टिविटीज ये नहीं हो पाएगा। तो उसी बाबा जी का फर्स्ट डे और फर्स्ट सेंटेंस, इसी से मुझे मैं इतना जुड़कर निष्ठा के साथ, जबरदस्त, जब से विद्या क्या से बात। जुड़ी हूँ, जिंदगी धन्यवाद लगती कि बाबा जी के बहुत उपकार, मुझे जीना सिखा रहे हैं ना, शरीर और मैं का, और जीवन ही मुझे सबसे पहले छिया, क्योंकि बाकी तो अब कुछ बाहर का दिखता दिखता नहीं था, वो पीड़ा निकलती जा रही है, और सही, क्योंकि जीवन की आशा विच क्रियाओं को देखना, और आज जो मुझे पहले श्राप था ने दिखता नहीं और दुखी थी, आज मैं उसे वरदान लेती हूँ, क्योंकि बाहर की जो भी गतिविधियां है उसमें मन ही नहीं जाता है, अब केवल सुबह दोपहर शाम किताबों में और ध्यान, क्या बात उस अस्तित्व को समझना, और ये साइकोलॉजी में आपके साथ जुड़ी हूँ, यानी जी जया दीदी ने लिंक भेजी थी बुल्डाना से, तो मिली चलो जी मिल रहा है ना, उसको देखा, साथ में बने तो रहते हैं अपन, तो जी ने जी साइकोलॉजी से भी हर चीज की इतनी बढ़िया लग रही है कि क्या बात है ना, हर चीज सिर्फ ये विद्या शिक्षा में आने से लोगों तक पहुंचेंगे, ये तो बढ़िया ही बात है, लेकिन हर मानव की नीड है, प्यास है, अपनी आवश्यकता बन जाए कि हम समझदार होके और खुशहाली के साथ सबके अपनी सार्थकता में जीना हो जाए इस शरीर यात्रा में। जी दीदी। तो ये मान्यताएं होती है भैया जी, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा मैं देखती हूँ, क्योंकि रहस्य कुछ भी नहीं है, क्योंकि सुनकर कैसे मैं इसको समझूं,
अब तो टेक्नोलॉजी से अब किताबें भी रीड हो रही है, ई बुक मैंने शुरू कर दी पढ़नी, तो आज जो जो अपनी अच्छा, इच्छाएं तीव्र होती है तो ये वो ब्रेल अस्तित्व में ब्रेल से अलग कैसे, ई बुक आप कैसे देख पढ़ पाती हैं? ये ऑडियो अपने बुक सुनते हैं या कुछ ऐसा सेंसरी नहीं टच करके पहले देखते? नहीं, अभी अपना जो ये क्या बोलते हैं, ये स्मार्ट वाला जो फोन है ना, इसमें एसेसिबिलिटी में टॉक्स होता है, वो बोलना शुरू ओके कर देता है। ओके ओके, हाँ हाँ। तो सब यूट्यूब व्हाट्सअप जितना हो सके, हम्म, बस वो जो हाँ कुछ लिमिटेशन है उसको स्वीकार है, लेकिन जो मिल रहा है उससे हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, ये क्या बहुत बात। बड़ी बात है ना। तो रुकता दीदी नहीं है, मैं मैं ये कहना चाहती हूँ कि रुकता कुछ नहीं है जीना। जी, अक्षय बल और अक्षय शक्ति का एक अच्छा उदाहरण आप हैं हाँ दीदी। बिल्कुल ये है। और भैया जी ने आपके लिए एक संदेश हम लोगों के ध्यान आकर्षण के लिए दिया है कि आपके धैर्य का आकलन जो है वो हम लोगों के लिए अध्ययन का विषय है, और एक आप अच्छा उदाहरण है हमारे लिए। तो ये धैर्य से किस तरह से आपने आप इसको वरदान मान रही हैं, और संयोग से मैं आपने बाबा जी का जिक्र किया, उन्होंने एक पंक्ति में बात कह दी कि आप सुन सकती हो तो अनुभवी हो सकती हो। तो हम कि आंख सुनना वाले पता ही नहीं था ना, सुनना क्या पता ही नहीं था ना, पहले सुनना है जी, ना, आवाज को सुनते हो सुनना है। बाबा जी की हर परिभाषाओं में इतनी गहराई के साथ वस्तु से जुड़ती है ना, क्या कि बात, जो आप कह रहे हैं उसका चित्रण में मेरे बन जाए, वो क्या सुनना है बात। श्रवण। तो और दीदी मैं तो बहुत कहूंगा कि ये आप आंख से ज्यादा, आंख वालों से ज्यादा देख पा रही हैं, यानी समझ पा रही हैं, ये बहुत ही खूबसूरत तो बात हो गई। वास्तविकताओं को देखना बहुत मुझे, हम प्रयास जी करते हैं ना तो दिखता है, ये निश्चित है, ध्यान देते हैं तो जी, दिखता है, और दिखता है तो हम उसको और आगे आगे कहना, बनी है व्यवस्था अस्तित्व में। बहुत सुंदर। तो आज आरती दीदी के प्रस्तुति के दरमियान में आपसे इन बातों का सुनना काफी जो है वो अवसर के रूप में है, उत्साहवर्धक है, प्रेरणादायक है। मैं आरती दीदी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने कितनी गहराई से चीजों को संकलित किया, कम समय में पूरी बुक की फॉर्म ले आई हैं, और हम लोगों के लिए प्रस्तुति भी सार रूप में आ रही है। मतलब बिना उस पुस्तक को पढ़े, बिना इस विषय को जाने भी हम केवल सत्र के अटेंड करने से बहुत सारी बातें उस सार में मिल जा रही हैं जो हमारे जीने से जुड़ेंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आरती दीदी का भी, और आप सभी का भी उपस्थित रहने के लिए। समय की सीमा को देखते हुए मैं आज का सत्र जो है वो समापन की घोषणा करना चाहता हूँ, और कल फिर से आप सबका इंतजार रहेगा ठीक 6 बजे। तब तक के लिए सबको नमस्ते। नमस्ते सभी को। नमस्ते सभी को। नमस्ते उमा दीदी। नमस्ते सभी को। नमस्ते दीदी। नमस्ते। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और खासकर उमा दीदी का भी आभार, और आपको संस्थान के बाकी पार्टिसिपेंट्स की तरफ से आपका हार्दिक